भारतीय साक्षर अधिनियम 2018 का पेपर हमारे सामने है, जिसमें से 3 क्वेश्चन हम पहले भाग में कर चुके थे। आज दूसरा मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें दो पार्टों में डिवाइड किया, ए और बी। यहाँ पर पहले में हमसे कुछ टिप्पणियाँ पूछी गई हैं। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, पहले आप ध्यान से चारों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें से कितना आपको करना है और कौन सा आपको आ रहा है। जो अच्छे तरीके से आ रहा है आप उसी को करेंगे। पहला देखिए, पूछा गया है एक ही संवार के भाग होने वाले तथ्यों के परीक्षण हेतु। तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे, मैं अभी और भी प्रश्न पेपर आपके सामने लेकर आऊँगी। ये 18 वाला पेपर था, 22 वाला भी लेकर आएंगे, पुराने वाले भी लेकर आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे ये जो प्रश्न है सेक्शन 4 का, ये बार बार हमारा रिपीट हो रहा है। तो आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करें। सेक्शन 4 यानी कि जो अब तक 6 होता था वो आपका यहाँ पर 4 हो चुका है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए संपोषक साक्ष्य। देखिए संपोषक साक्ष्य क्या हो रहा है? अब आपको ऐसा तो नहीं कि संपोषक साक्ष्य किसी सेक्शन में डिफाइन किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया संपोषक साक्ष्य किसी सेक्शन में डिफाइन। संपोषक साक्ष्य क्या होता है कि न्यायालय के अंदर जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं ना, उनको कन्फर्म करने के लिए जो आप साक्ष्य दे रहे हो वो संपोषक होता है। जैसे आप पढ़ेंगे सेक्शन 159 के अंतर्गत कि भाई जहाँ पर ऑफेंस हुआ उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, भाई साक्षी साक्ष्य दे रहा है। अब प्रूफ कैसे होगा कि भाई चीज़ें ठीक है? तो उससे उनके आसपास जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, तो वो क्या कर रही हैं? कंफर्म कर रही हैं उस चीज़ को। ये आपका संपोषक साक्ष्य है। देखिए नार्को और डीएनए को तो हमारे समय, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं तो उसी हिसाब से डीएनए को तो यहाँ पर अब वैलिड माना जाता रहा है केस की परिस्थितियों के हिसाब से। और नार्को टेस्ट भी कुछ परिस्थितियों में अगर वो अभियुक्त की स्वैच्छिक इच्छा से नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग क्या माना जाता है? अगेंस्ट माना जाता है। और यहाँ पर सेल्वी कर्नाटक राज्य का मामला जो कि यूपी एपीओ प्री में भी देखिए पूछा गया था। और दूसरा अभी रिसेंटली आपका 25 का ही मामला था अमलेश बिहार राज्य का, क्योंकि वैसे भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस तरीके से आप इनको, अगर आपको केस लॉस भाई याद है तो आप लिख दीजिए, वरना अगर आपको अच्छे से उनकी डेफिनेशन वगैरह पता है, उनके बारे में पता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि एग्ज़ाम बाहर आकर के पेपर को देखना और एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठकर प्रेशर झेलना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और एग्ज़ाम हॉल के अंदर का प्रेशर ऐसा होता है ना भाई कि हम आई हुई चीज़ को भी भूल जाते हैं। एकदम जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो हमको बहुत टफ नज़र आता है। यहाँ पर अब एक है कि ए जो है बी को अपनी संपत्ति सी, यानी कि ए बेच रहा है अपनी संपत्ति किसको? बी को। संपत्ति है आपकी सी, कैसे बेच रहा है? विलेय के द्वारा बेचेगा। और वो जो प्रॉपर्टी है वो पैसिफिक भाई पूरा मानचित्र में, क्योंकि मैप बना हुआ होता है हर किसी की संपत्ति के बारे में, तो उसमें अंतर्विष्ट है। अब उसको बेच रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसी संपत्ति है जो मानचित्र में तो नहीं है, लेकिन वो उस जो सी नाम की प्रॉपर्टी है उसका भाग माना जा रहा है। तो क्या बी भिन्न मौखिक करार का साक्ष्य देना चाहता है कि संलग्न भू संपदा जो है वो आपका ए द्वारा विक्रय हेतु आश्रित रही है? ठीक है, तो क्या बी ऐसा करने हेतु अनुज्ञात किया जाएगा उस संपत्ति के बारे में? तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है, अब आप प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम सीधी एज इट इज़ हमारी सेक्शन से पूछी गई है और यहाँ पर आपका सेक्शन है ये 95। तो अब आप यहाँ पर क्या काम करेंगे कि सेक्शन 95 के अंतर्गत जितनी भी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसमें है, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स है। देखिए अगर आपके पास डायरेक्ट अगर आप लेकर बैठे हैं तो अभी आप अगर जाएंगे सेक्शन 95 पर तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी आज तक पूछी गई है यही वाली पूछी जाती है, रामपुर आपकी चाय संपदा वाली। लेकिन फिर भी आप उसके अंदर जो अन्य प्रॉब्लम्स हैं उसको भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही प्रॉब्लम से प्रश्न आपका पुट अप हो। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि जिस भी सेक्शन के अंदर दृष्टांत दिए हुए हैं आप उन दृष्टांतों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करें। और आगे देखते हैं, तो ये 95 का है। अब आप इसे देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि पहले आपको बताना है कि क्या ऐसा करने के लिए वो अनुज्ञात है या नहीं। आपने पहले सिंपल खोल कर दी कि बिल्कुल नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद हमको बताना है कि ये जो प्रॉब्लम हमने पढ़ी है ये हमारे कौन से सेक्शन से संबंधित है। ऐसा नहीं कि आप उस सेक्शन के बारे में डिक्टो डायरेक्ट लैंग्वेज लिखेंगे, आपको उसके बारे में जो रिलेवेंट फैक्ट वो कह रहा है सामान्य शब्दों में वो भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ऐसा क्यों हुआ आप थोड़ा सा इसके बारे में अपना एक्सप्लेनेशन विवरण देंगे। अगर नहीं देंगे तो ये होगा कि आपने रटी रटाई चीज़ें लिख दी हैं
तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा आखिर ऐसा क्यों है, थोड़ा सा ये भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। और अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो किसी केस पर डिपेंड है, और अगर भाई आपको उस केस का नाम याद है तो आप वो केस ज़रूर लिखें। जैसे पाकला नारायण स्वामी है, उस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी बन जाती हैं। पलविंदर कौर का मामला है कन्फेशन पर, उसमें भी प्रॉब्लम्स आपकी बनती हैं। ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी जो है बन जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बी की हत्या में कै अध्यारोपित है, यानी कि हत्या किसकी हुई है, कै की, और उसका आरोप लगाया गया है कै पर। अब यहाँ पर एक साक्षी है कै, वो कहता है कि कै ने मरते समय कहा था कि कै ने कै को यह घाव दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि हत्या कै की हुई थी, और कै कह रहा है कि जब कै मरा था तो उसने कहा था उससे कि मुझको यह जो घाव है किसने दिया है, कै ने दिया है, और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ जो ये कै था, अब कै ने पहले भी दे से कहा था कि कै को घाव कै के द्वारा उसकी उपस्थिति में नहीं दिया गया था। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट हो गए भाई। एक तो कै ये कह रहा है कि कै ने मरते समय कहा था कि घाव उसको कै ने दिया है। दूसरा, कै ने पहले दे से कहा था कि कै को जो घाव कै ने दिया वो उसकी उपस्थिति में नहीं दिया गया। अब यहाँ पर अगर आपकी उपस्थिति में कोई काम नहीं हुआ है तो वो अगर आप उसके बारे में बताएंगे तो वो आपका अच्छा साक्ष्य नहीं होगा। तो क्या कै का जो कथन है वो इस प्रकार ग्राह्य होगा? तो यहाँ पर कि कै का जो स्टेटमेंट है इस प्रकार से ग्रहण नहीं किया जाएगा। और यह मैं बात करूं तो आपका अब अगर सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 158 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक भी बात आपको यहाँ बता दूं कि सेक्शन 158 में भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, और उससे लगातार आपके जो है प्रश्न रिपीट होते हैं। कौन से सेक्शन से? 158 से। तो आप 158 जो सेक्शन है हमारा उसको अच्छे से आप लोग तैयार करें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी प्रश्न जो है उससे क्या होते हैं, बनते हैं। तो आप इसको वहाँ से अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप पढ़ें। इसके अलावा हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 पर। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, और इसमें यहाँ पर हमारी क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए संक्षिप्त टिप्पणियाँ पूछी गई हैं। देखिए जो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 5 प्रश्न आते हैं करने के लिए, पहले तो देखिए नेसेसरी होता है, पहला वो थोड़ा प्रैक्टिकली देते हैं। ठीक है, बट फिर भी देंगे तो अधिनियम से ही, उससे बाहर तो कुछ नहीं देंगे। अब वो यहाँ पर बाकी का अगर आप देख रहे हैं तो प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वो भी अंदर से ही मिलती जुलती हैं आपकी। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में 4 पर टिप्पणी हमसे पूछ रहा है, जबकि 6 पर दी हुई है। भाई देखिए 6 पर दी हुई है, आपको 4 पर ही पूछ रहा है, तो कम से कम 4 तो इतना होगा कि हमको याद आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर पहली वाली है, देखिए साक्ष्यों की सुरक्षा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, किसके बारे में? साक्ष्यों की सुरक्षा के बारे में पूछा गया। तो आप यहाँ पर जो फिलहाल आपका BNSS के अंतर्गत जो सेक्शन इंक्लूड किया गया 398, आप उसको भी यहाँ पर जो इंक्लूड कर सकते हैं साक्ष्यों की संरक्षण के बारे में। क्योंकि अगर हम ऐसा प्रोविज़न देखें तो भाई BNSS के अंतर्गत तो नहीं दिया हुआ, BSA के अंतर्गत तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम अदर लॉ भी तो पढ़ रहे हैं भाई, तो वहाँ से हम इंक्लूड करके यहाँ पर जो चीज़ों को लिख सकते हैं। साक्ष्यों को सुरक्षा यहाँ पर है, विशेषाधिकार जो दिए हुए वो भी तो प्रोटेक्शन दे रहा है ना उनको, कि अपनी बात को नहीं प्रकट करेंगे, प्रोटेक्ट मिल रहा है उनको यहाँ पर। उसके बाद अवैध अनुचित रूप से अग्राह्य, तो ये आपका जो आता है अवैध अनुचित रूप में प्राप्त साक्ष्य की ग्राह्यता। तो देखिए ग्राह्यता या अग्राह्यता के बारे में आप यहाँ पर कौन सा सेक्शन इंक्लूड कर सकते हैं? एक तो यहाँ पर आपका एक बहुत महत्वपूर्ण केस आता है, ये सेक्शन अगर हम यहाँ पर अब देखें, आपका ये सेक्शन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा 169। लेकिन आप क्वेश्चन समझना, क्योंकि यहाँ पर केवल ग्राह्यता के बारे में पूछ रहे हैं, अग्राह्यता के बारे में नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, तो यहाँ अब आपका कौन सा सेक्शन? 169। और याद रखिएगा 169 जो ये सेक्शन है आपका, ये इसी तरह की टिप्पणियों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 169। और इसके अलावा एक केस और आता है आपका, प्री में भी काफ़ी बार पूछा गया है, पुष्पा देवी राम जाट या बनाम ML वाधवा का मामला। ठीक है, कि अगर इस जो अवैध तरीके से लिया गया साक्ष्य होगा ना, वो भी क्या होगा? रिलीवेंट होगा, तो वो भी यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो टिप्पणी में से ज़्यादा तो आपको लिखना नहीं है। फिर है आपका पहचान परेड। तो पहचान परेड देखिए सेक्शन 9 में आता था हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वाले में, लेकिन अब आपको सेक्शन 7 में पढ़ने के लिए मिलेगा। वैसे इसमें आपके लगभग काफ़ी सारे फैक्टों को वैसे
शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति और वस्तु की पहचान के बारे में है वो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और फिर एक बात यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ से भी प्रश्न आपका लगातार बनता है सेक्शन 7 से, और इसमें कुछ केस लॉज भी हैं और इसमें भाई इलस्ट्रेशन भी है, दृष्टांत भी हैं। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर आपके देखिए सेक्शन ये पहचान परेड आ गया, तो आप सीधा BSA के सेक्शन 7 पर जाएं, उसको पूरा तैयार करें कि अगर आपसे, क्योंकि मोस्टली जो टॉपिक है ये लॉन्ग में बहुत रेयर ही पूछा जाता है, इस तरीके की टिप्पणी में ही आपको आता है या फिर प्रॉब्लम बेस्ड जो है आपसे यहाँ पर पूछा जा सकेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि सेक्शन 7 को पहले आप पूरे से अच्छा पढ़ें, और यहाँ पर जो भी इसकी अब तक जिस भी तरीके से प्रश्न पूछा गया है सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 या BSA 2023 में अब तो भैया आपका आएगा। तो पहले भी मैंने आपसे कहा था पहले भी वीडियो में कि अगर एक ही क्वेश्चन से, एक ही सेक्शन से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट कर लें, ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि हर बार जो प्रश्न है उसका पैटर्न किस तरीके से परिवर्तित होकर पूछा जा रहा है। और अगर कुछ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है तो आप एक ही जगह सारे को नोट डाउन करके लास्ट टाइम रिविजन के लिए आपका शॉर्ट नोट्स तैयार यहाँ पर हो जाएगा। उसके अलावा इसमें काफ़ी आपके लगभग 4 से 5 इलस्ट्रेशंस हैं जिनसे भी मेंस में आपका एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आप अब यहाँ पर देखेंगे जीवन एवं मृत्यु की उपधारणा भैया आपकी आ चुकी है। तो अब आपका कहाँ आएगा, सेक्शन 110 और 111 जीवन की उपधारणा 110 में आपको देखने के लिए मिलती है, जो बात करते हैं कितना आपका 30 साल से अगर उसके बारे में नहीं पता। मृत्यु की उपधारणा 111 में आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कहता है कि अगर 7 साल से नहीं पता उन लोगों को जिनको वास्तव में होना चाहिए था। तो यहाँ से भी टिप्पणी आती है, आप इतना टिप्पणी ही तैयार कर लीजिए, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता। फिर यहाँ पर देखिए ये तो सीधे हो गए तीनों के तीनों आपके सेक्शन बेस। तो आपसे पूछ कितने रहा है, 4 पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, आप बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, सीधा सेक्शन से रखा हुआ है, ये भी सीधा सेक्शन से है, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, सीधा सेक्शन से पूछा गया है। अब यहाँ अगर हम आए कि स्वयं को फंसाने वाली और दोष मुक्त प्रभावशाली संस्वीकृति, तो ये जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है चीज़ें कि फंसाने वाली, ये आपको देखने के लिए मिलती है आपका निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार वाला जो मामला था कन्फेशन का। और जब आप कन्फेशन पढ़ेंगे तो कन्फेशन में आप बहुत सारे केस लॉस पढ़ेंगे, तो आपको इसके संबंध में जो है जानकारी वहाँ पर हो जाएगी। तो आप इसको वहाँ से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो संशोधन हुआ है, तो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन हुई है, बट अब तो नया बन गया, तो संशोधन हमारा क्या हो गया, वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमारा सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 यहाँ जो है सेक्शन 6 में बता देती हूँ क्योंकि यहाँ मैंने मोस्टली प्रॉब्लम बेस वाले प्रश्न को रखा है। तो सेक्शन 6 में आपका दिया हुआ है कि जो आपकी प्राइमरी एविडेंस है और जो आपकी सेकेंडरी एविडेंस है, और वो कंडीशंस की कब आप जो है सेकेंडरी एविडेंस, मतलब जो प्राइमरी एविडेंस है उनका सेकेंडरी, ठीक है, द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हो। वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं और उन्हीं से संबंधित कुछ दृष्टांत, कुछ टॉपिक पूछे गए हैं कि क्या ये चीज़ें प्राथमिक साक्ष्य में आएंगी या नहीं आएंगी। और मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ से आपका प्रश्न है जो कि बनता है। तो ये प्रश्न नंबर 7 देखिए भाई, सह अभियुक्त अपराधी किसे कहते हैं। देखिए 24 जो हम लोग पढ़ते हैं जिससे मोस्टली प्रश्न बनता ही बनता है, वो जो है सह अभियुक्त की कन्फेशन, संस्वीकृति के बारे में बात करता है और उसे केवल कोर्ट विचार मिलेगा। यहाँ सह अपराधी किसे कहते हैं, ये प्रश्न आप तैयार करें 138 आएगा आपका। और अब जो है ना संपुष्ट साक्ष्य के आधार पर दोषी माना जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। असंपुष्ट जो हमारे 1872 वाले में था वो खत्म हो चुका है। तो इसमें प्रश्न सीधा है कि सह अपराधी किसे कहते हैं और सह अभियुक्त से यह कैसे भिन्न होता है, और इसके आपकी साक्ष्य की सुसंगतता और अन्य संबंधित पक्षों पर जो डिसीजंस हैं उनको यहाँ पर देखिए पूछ रहा है। तो फिर मैं वही बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप एक कंटेंट्स तैयार करें, जितने भी साल के आपके पास पेपर है उनमें ये सर्च करके कौन सा प्रश्न जो बार बार आ रहा है उसको एक पेज पर सारा लिख लें और फिर उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करें, ताकि आपको बार बार एक ही प्रश्न में अपना समय खर्च ना करना पड़े। इससे आपके जो पेपर है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और लास्ट टाइम रिविजन में भी दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर हमारी ये दो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। अब देखते हैं भाई किससे पूछी गई हैं। अब ये कह रहा है कि जो ए है वो बी की हत्या के लिए विचारित है, ठीक है, यानी कि मर्डर किसका हुआ है, बी का हुआ है। किस पर लगाया गया आरोप, ए पर लगाया गया भाई। अब हत्या के पश्चात उसने अपनी पत्नी को सूचना देने के आशय से अपने मोबाइल पर संदेश लिखकर
MMS द्वारा पत्नी को क्या किया है, मोबाइल पर अग्रेषित किया है। ठीक है, यानी कि उसने क्या कर दी, हत्या कर दी। अब हत्या के पश्चात उसने अपनी पत्नी को घटना के बारे में सूचना दी थी, किस पर, मोबाइल फ़ोन पर दी थी, लेकिन वो जो उसका संदेश था वो उसके भाई को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो क्या भाई के मोबाइल फ़ोन पर प्रेषित संदेश साक्ष्य में ग्राह्य होगा? तो भाई मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूँ, यह जो आपसे प्रॉब्लम पूछी गई है यह आप बिल्कुल समझ गए होंगे भाई, पति ने पत्नी के पर भेजा है, तो नॉर्मली सबसे पहले तो ये क्या है, वैवाहिक संसूचनाओं के अंतर्गत आ रहा है हमारा। किसके अंतर्गत आ रहा है, वैवाहिक संसूचनाओं के अंतर्गत आ रहा है। और सेक्शन कौन सा है, चलिए यहाँ बता देती हूँ। अब वर्तमान में तो 128 है जो बहुत महत्वपूर्ण आता है। और यहाँ पर देखिए भाई का जो साक्ष्य जो मोबाइल पर भेजे गए संदेश है ना, वो वैलिड होगा, साक्ष्य के रूप में यूज़ किया जाएगा भाई। क्योंकि अगर आप दोनों के बारे में आपके बिना बताए तीसरे व्यक्ति को जानकारी हो जाए ना, तो फिर वो तीसरा व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अथोराइज्ड होगा। ये बात आप याद रखें यहाँ पर। तो देखिए जो आपके प्रिविलेज आते हैं ना, विशेष अधिकार, जो आपके 127 से आपको देखने के लिए मिलेंगे 136 तक, ध्यान रखिएगा। वो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ से कहाँ तक प्रिविलेज है। तो वे प्रिविलेज वहाँ है जहाँ आपको साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, और अगर आप दे रहे हैं तो आपको परमिट भी नहीं किया जा सकता है। तो ये 127 से 136 तक आता है। वहाँ का पूरा क्राइटेरिया आप तैयार करें, जो कैसे आपको प्रिपेयर, वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं करना, बेरेक्ट से तैयार करना है भाई। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर तो वहाँ से आपको टिप्पणियाँ मिलेंगी, प्रॉब्लम्स मिलेंगी और वहाँ के लिस्टेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 128 से है। तो आपको क्या बताने कि साक्ष्य में ग्राह्य है, फिर 128 को सिंपल शब्दों में आपको डिफाइन करना है, फिर ऐसा क्यों है ये आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन दे करके बताने हैं। अब ये कह रही कि ए बी द्वारा बलात्संग की शिकार महिला है। अब बलात्संग के पश्चात उसने भाई से कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम बी का कुछ नहीं कर सकते, उसने मेरे साथ बलात्संग किया है, क्योंकि रिलीवेंट होगा। तो अगर मैं बता दूं भाई ये रिलीवेंट नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें प्रॉब्लम में आपको अलग लग रही हैं। लेकिन अगर हम अपने बुक के सैद्धांतिक तरीके से देखें, बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये बिल्कुल भी रिलीवेंट नहीं माना जाएगा यहाँ पर। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पर महिला ने जो है ना परिवाद नहीं किया, और अगर परिवाद में नहीं की गई हैं बातें तो सेक्शन 6 आप देखेंगे, सेक्शन 6 के बाद की दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक रेप वाली है और एक आपकी लूट वाली है। तो अगर बिना परिवाद के, बिना शिकायत के अगर आप कोई बात कह रहे हो तो वो वैलिड नहीं होती, तो वो यहाँ पर आएगा। ये प्रॉब्लम आपकी किससे संबंधित है? सेक्शन 6 से रिलेटेड फिलहाल आपकी आने वाली है। उसके अलावा ये आपका 8 एंड लास्ट क्वेश्चन है, न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में आहूत व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। भाई क्या कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में साक्षी, और ये देखिए 20 नंबर का प्रश्न आया था, अगर न्यायालय के सामने साक्षी बुलाया जा रहा है तो उसे क्या रिक्वायरमेंट की जाएगी? भाई वो उस केस के बारे में जितना जानता है सब कुछ बता दे। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसे प्रोविजन है जो उसको अनुमति नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इतना देखें, परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो अभी मैंने पीछे बात की थी प्रिविलेज की, तो आपने देखा देखिए प्रॉब्लम भी आ चुकी है 128 से, और यहाँ पर पूरा का पूरा प्रश्न अगर ऐसे आपको आता है तो आपको 127 से 137 तक सारा बताना होगा। अगर वो कंडीशन है तो आप उसे अनुमति नहीं दे सकते, नहीं आप उसे विवश कर सकते हो। दूसरा पूछा है कि विवेचना करवा रहा है, और आगे पूछा कि क्या साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप किया जा सकता है। तो देखिए साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप के लिए आपको यहाँ पर अलग सेक्शन यूज़ करना है। तो कौन सा सेक्शन यूज़ करना है? क्योंकि अब यहाँ तक अब हमको पूरा प्रश्न का आंसर देना है। अगर हम प्रश्न अच्छे से तैयार करना है तो देखना है कि भाई कहाँ कहाँ के क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, कि पहले तो साक्षी से मना किया जा रहा है कि उसे अनुमति नहीं दे रहे साक्ष्य देने की, फिर उसकी विश्वसनीयता पर अधिक्षेप भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल अब आप यहाँ खोलेंगे सेक्शन 158। कौन सा खोलेंगे भाई? 158 आप यहाँ पर जो है खोलेंगे। ठीक है, 158 इसके लिए आप खोलेंगे 158। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है इस तरीके से। अब आप इसमें देखो कि अभी तो आपसे 20 का पूछा है भाई, कोई बहुत डिटेल में ये 127 से आपको 137 तक के बताने हैं यहाँ तक में, और इसमें जो है आपको 158 यहाँ पर बताना है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को पहले अच्छे से पढ़ें, तभी उनका आंसर दें, और ये तभी होगा जब पहले से अपनी प्रैक्टिस अच्छे से रखेंगे। यूपी एपीओ मेंस के लिए इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी करें चैनल को सब्सक्राइब।